This is my student support system. Keep watching, keep learning. ठीक है, तो ये जो WHO की जो स्थापना का दिवस है 7 अप्रैल 1948, ये हर प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा में पूछा जाएगा, तो इसको रट लेना। WHO की फुल फॉर्म, WHO का स्थापना दिवस, और इसी को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑन दिस डेट, इस दिन WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अच्छा, अब आता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा हमने बताया कि ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, बट ऑटोनॉमी इसको फुल है। ठीक है ना, कोई भी यूनाइटेड नेशन की बॉडी या कोई ऑफिसर WHO के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है ना, इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद का अलग है, गवर्निंग बॉडी भी अलग है, मेंबरशिप का सिस्टम अलग है, और बजट भी अलग है। ठीक है ना, तो इसलिए कोई इंटरफेयर वहाँ से नहीं है। इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन विद फुल ऑटोनॉमी। पार्ट तो है उसका, बट फुल ऑटोनॉमी है। अब आगे आता है कि जो WHO है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है ना, क्या बेस है इसके कार्य करने का? तो फंक्शनिंग ऑफ WHO इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड शुड एंजॉय हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ का हाईएस्ट स्टैंडर्ड वो एंजॉय करें, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, बिना किसी भेदभाव के उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है WHO का, उसी के आधार पे WHO काम करती है। अब आता है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो क्या है। ठीक है ना, तो WHO का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो 3 बेसिक पार्ट से मिलकर बना है, जिसके अंदर पहला आता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और तीसरा आता है सेक्रेटरीट। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? दिस इज द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ WHO। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक इस प्रकार की बॉडी है जो कंट्रोल करती है पूरी के पूरे WHO को। तो ये किस से मिलकर बनी होती है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा बनता है, और वो इसकी एक्टिविटी को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तो रूल्स बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। ठीक है ना, अब इसमें कौन कौन है वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सेक्रेटरीट। ठीक है ना, सेक्रेटरीट में कुछ अगेन चुने हुए टेक्निकल पर्सन होते हैं। ठीक है ना, जो हेल्थ से संबंधित गाइडेंस देते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं और एडवाइस देते हैं। WHO के जो असेंबली है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनको, स्पेशली डॉक्टर्स या जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो चीफ टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो सेक्रेटरी होता है WHO का। अच्छा, अब आता है मेंबरशिप। अब मेंबरशिप कैसे होगी? हर स्टेट, हर कंट्री इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, बट उसमें कुछ शर्त है। क्या शर्त है? कि वो उसको कुछ बजट का पार्ट उसमें देंगे। ठीक है ना, कुछ पैसा उनको WHO को देना पड़ेगा, और एक पावर देनी पड़ेगी WHO के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या गवर्निंग बॉडी है, कि वो हमारे देश में आके कोई भी सर्वे वगैरह कर सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है ना, अपनी इंडिविजुअल एक सर्वे की एक्टिविटी कर सकते हैं, वो उसके मेंबर हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ईच मेंबर स्टेट कंट्रीब्यूट ईयरली, हर साल उनको कुछ बजट देना है, उसी से इसका बजट बनता है। एंड ईच इज एंटाइटल्ड टू द सर्विसेज एंड एड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड। अब उससे क्या होगा कि उसी पैसे का यूज़ करते हुए वो सर्विसेज देगी, जिस कंट्री को ज़रूरत है उसको दे देगी। अब जो बजट तो दे दिया हर कंट्री ने, बट वो डिसाइड नहीं कर सकता कि किस स्टेट को या किस कंट्री को WHO कितनी हेल्प देगी, वो WHO खुद डिसाइड करेगी। ठीक है ना, हो सकता है जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसको हेल्थ नीड कम हो, तो उसको ज़्यादा बजट नहीं जाएगा, जो गरीब कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा बजट चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा
टेरिटरीज विच आर नॉट रेस्पॉन्सिबल और विलिंग फॉर कंडक्ट ऑफ देयर इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन मे बी एडमिटेड एज एसोसिएट मेंबर्स। मतलब कुछ कंट्री ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि WHO हमारे यहाँ कामों में या सर्वे वगैरह करे या ज़्यादा इंटरफेयर करे, तो वो क्या कर सकते हैं, तो एसोसिएट मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है ना। एसोसिएट मेंबरशिप में फिर वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, बट जब उनको ज़रूरत होती है तो वो WHO से टेक्निकल एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है ना। ये इतना सा मेन मेंबरशिप में और एसोसिएट मेंबरशिप में डिफरेंस है, ठीक है। WHO नाउ हैज 194 मेंबर स्टेट्स एंड 2 एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है ना। तो कंट्रीज मोर देन 200 हैं, आप लोगों को पता ही है ना। उनमें से 194 जो कंट्रीज हैं वो WHO के मेंबर वर्तमान में हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि रीजन्स ऑफ WHO। अब WHO का जो पूरा सेटअप है, इसमें इन्होंने एक तो हेड ऑफिस है, ठीक है, जो कहाँ पर है, जेनेवा में। उसके अलावा उन्होंने सब ऑफिसेज बना रखे हैं, कितने, ये 6 सब ऑफिस है, ठीक है, ओके। भूमिका, हाँ क्या हुआ बेटा, कहाँ चले गए थे, यहीं थे या जेनेवा चले गए? अच्छा अच्छा, बैठो, हाँ सुनते रहना ध्यान से ना, चाहे आँख बंद हो जाए कोई बात नहीं, कान खुले रखना। ओके, तो सब ऑफिस जो है इनके जेनेवा के अलावा कितने हैं, 6। उनको हम क्या कहते हैं, रीजनल ऑफिस कहते हैं, ठीक है ना। रीजनल ऑफिस इसके एक तो है साउथ ईस्ट एशिया, ये इसका नाम है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। अफ्रीका एशिया विच हैज हेडक्वार्टर इन हरारे, अमेरिका विच हैज हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन, यूरोप विच हैज हेडक्वार्टर इन कोपेनहेगन, ईस्टर्न मेडिटेरियन विच हैज हेडक्वार्टर इन अलेक्जेंड्रिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक विच है हेडक्वार्टर इन मनीला, ठीक है ना। तो ये 6 इनके सब ऑफिस हैं, जिनके वहाँ पर वो बैठ के इनके जो लीडर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पूरा एक्टिविटी देखते हैं। अब आता है फंक्शंस ऑफ WHO। WHO क्या क्या करता है? द मेन फंक्शन, मेन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ WHO इज टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन ऑल इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, ठीक है ना। इंटरनेशनल जो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी है वो सारी वो करता है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से शामिल है। नंबर 1, अब इसमें हेडिंग्स आप याद कर लेना, अगर हेडिंग्स याद हो जाएंगे तो अंदर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नंबर 1, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है ना। WHO क्या करता है कि सर्वे करता रहता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेंबर कंट्रीज़ के अंदर इनके सर्वे चलते रहते हैं, और जब भी इनको कुछ लगता है कि कोई एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने वाली है और वो महामारी बन सकती है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर अपना पूरा फोकस वो अपना करते हैं और उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज़, एक विशेष बीमारी, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम चला के वो पोलियो को कंट्रोल कर रहे हैं। जब कोविड आया था तो बाकी सारी एक्टिविटी बंद करके कोविड के पीछे पड़े थे, है ना। तो ऐसे एक पर्टिकुलर डिजीज़ को जो विश्व को प्रॉब्लम में ला सकती हो, उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन के लिए काम ये WHO करती है, ठीक है। तो ये मेन काम है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीज इज अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ WHO। द ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। जो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हुआ था, क्योंकि अब स्मॉल पॉक्स कहीं नहीं है, वो WHO के मेहनत से ही हुआ था। WHO ने पूरा फोकस उसके ऊपर करके और स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया था। और जो पोलियोमाइलाइटिस का भी लगभग इरेडिकेशन होने वाला है, पूरा तो नहीं हुआ है, बट वो काम भी WHO के प्रयासों से ही पॉसिबल हुआ है, ठीक है। और जो रिसेंटली हमने देखा कोविड-19 के दौरान, उसको भी कंटेन करने के लिए WHO ने काफ़ी एफर्ट्स किए थे, ठीक है ना। अच्छा, एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ WHO इज एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब सर्विलेंस क्या होता है? सर्विलेंस मैंने आपको बताया था ना कि सर्विलेंस एक प्रकार का सर्वे टाइप ही है ना, कि वो एक प्रकार की जासूसी करते हैं, है ना, कि गुपचुप ढूंढते रहते हैं कि कहीं कोई जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एकदम से स्प्रेड तो नहीं होने वाली, है ना, उनको न्यू केसेस तो नहीं आने वाले। तो वो जो प्रक्रिया है उसको हम सर्विलेंस बोलते हैं। तो WHO सर्विलेंस अपना कंटिन्यू करती रहती है ताकि किसी बीमारी को वो जो ज़्यादा फैलने से पहले पकड़ सके, है ना। ये ऑनगोइंग इसका प्रोसेस रहता है। द WHO कलेक्ट्स एंड डिसेमिनेट एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। कोई ऐसी बीमारी जिसको पूरे विश्व को खतरा हो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और वो जानकारी शेयर करती है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ।
और जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है तो उसको पहले बताती है कि आपके कंट्री में ये होने वाला है। ठीक है, तो WHO की जो सर्विलेंस है वो इतनी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है कि उस कंट्री को बाद में पता लगता है, WHO को पहले पता लग जाता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस, कि एक हर कंट्री के अंदर ऐसा हेल्थ का सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि कोई भी बीमारी प्रॉब्लम जब एक बार आए तो उसको तुरंत वो लोग मैनेज कर सकें, कहीं ऐसा ना हो कि FIR ना हो जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या करती है ये जो WHO है, वो खुद तो वहाँ कुछ काम कर नहीं सकती दूसरे के देश में, बट उनको गवर्नमेंट को एडवाइज कर सकती है कि आप ऐसे ऐसे अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाओ, इतने हॉस्पिटल खोलो, इतनी पॉपुलेशन पे आपके पास ये होना चाहिए, ऐसा टेक्निकल एडवाइस उनको दे सकती है। ठीक है, WHO's अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज टू प्रमोट, सपोर्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के लिए ऐसे प्रोग्राम का सुझाव देना उस देश को कि वो अपने वहाँ पर लागू कर सके। ओके, अच्छा, इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द हेल्थ सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो सबसे बड़ी एक प्रकार की हेल्थ एक्टिविटी है जो हर कंट्री के हर दूर दराज एरिया तक पहुंची होती है ना, तो उसको भी कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसमें भी WHO हेल्प करती है। अच्छा, द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ मैन पावर एंड यूटिलाइजेशन, बिल्डिंग ऑफ लॉन्ग टर्म नेशनल कैपेबिलिटीज एंड पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि चाहे वो मैन पावर की स्पेशल ट्रेनिंग हो, डॉक्टर्स की, नर्सेज की और जो टेक्नीशियन है उनकी, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, हॉस्पिटल बनाने हो, PHCs का निर्माण हो, उन सब में टेक्निकल एडवाइस ये WHO देती है। और ना केवल टेक्निकल एडवाइस, बजट भी कई बार देती है। कुछ स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उस देश में नहीं बनते हैं, बाहर से सप्लाई होते हैं, उसके लिए भी वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर भिजवाती है। ठीक है ना, WHO ये काम करती है। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ सर्विस। इसके अलावा WHO's इम्पोर्टेंट कंसर्न इज इम्पोर्टेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फैमिली एज ए यूनिट। WHO ये चाहती है कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ ही नहीं, पूरे परिवार की हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, तो फैमिली हेल्थ सर्विस भी ये प्रोवाइड कराती है। फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली हेल्थ, WHO's एक्टिविटीज वर्किंग एक्टिवली टुवार्ड्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसके लिए बेस क्या है, MCH केयर, कि यदि एक परिवार में मदर और बच्चा हेल्दी हो तो पूरा परिवार सुखी रहेगा, है ना, तो उसके ऊपर भी फोकस करती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इन सब एक्टिविटीज़ के द्वारा वो फैमिली हेल्थ को सपोर्ट करते हैं WHO। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। अब WHO एक प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव केयर देता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि कंप्लीट। अब हेल्थ के ऊपर एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है। ठीक है ना, अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है तो उसके बारे में भी WHO सोचता है, तो उसके बारे में भी अलग अलग कंट्रीज़ को वो एडवाइजेज देता है कि कैसे आप अपने एरियाज़ का, अपने शहरों का पोल्यूशन कम कर सकते हैं ताकि हेल्थ के ऊपर कम प्रभाव पड़े, है ना। तो WHO इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड द एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर। हवा की क्वालिटी को अच्छा बनाया जाए, वाटर, फूड, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू हैजार्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड न्यू टेक्निकल डेवलपमेंट। कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन है, उनसे क्या क्या खतरे एनवायरनमेंट से संबंधित हो सकते हैं उसके बारे में भी जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनको WHO बताती है, उनको आगाह करती है कि ये खतरे हो सकते हैं, उनको कैसे कम किया जाए, वो एडवाइस भी ये देती है, क्योंकि इनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, सीनियर्स डॉक्टर, इनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इनके पास जो भी डॉक्टर्स की टीम होती है, हेल्थ एक्सपर्ट की टीम होती है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल होती है। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब है कि एक प्रकार की वही सर्विलेंस वाला सिस्टम, कि जानकारी इकट्ठा करना, डाटा कलेक्ट करना एंड इमीडिएटली उस डाटा का यूज़ करना जहाँ पर ज़रूरत है। तो जो भी ये लोग डाटा सर्वे करते हैं वो तुरंत अवेलेबल होती है इनकी वेबसाइट पे,
और जिस कंट्री को सबसे ज़्यादा खतरा है किसी डिजीज़ के बढ़ने का, उसको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसको कहते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी डाटा, कोई भी चीज़ वहाँ तुरंत मिल जाएगी। अब अगर आपको यहाँ कहें कि आप IMR या MMR निकालो, तो आप अपने कंट्री की निकालने के लिए आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, इंडिया की जो वेबसाइट है या तो किसी भी कंट्री की वेबसाइट है, बट आप WHO पे जाके और अपने इंडिया के बारे में सर्च करोगे तो वहाँ तुरंत मिल जाएगा। तो इनका हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, रोबस्ट है। WHO इज कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक सोर्स ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक होंगी, कोई भी डाटा उसमें गड़बड़ नहीं होता है ना, पूरा तरीके से वो चेक करके ही वहाँ पर डालते हैं। WHO एक्ट एज ए डाउट क्लियरिंग सेंटर। कोई भी टॉपिक जो हेल्थ से रिलेटेड हो, वो उसका डाउट हो तो वो WHO क्लियर करती है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट है इनके पास। तो WHO एक प्रकार का डाउट क्लियरिंग सेंटर है। आपको भी अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप WHO की साइट पे जाके उस टॉपिक को सर्च करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इट्स पब्लिकेशन, इसके कुछ पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ जर्नल्स निकलती हैं, वो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती हैं पूरी कंट्रीज़ के अंदर। और आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जो वेबसाइट हैं वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन रहती है और लगातार अपडेट होती रहती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार अपडेट कर दिया तो महीनों महीनों अपडेट नहीं हुआ, डेली इनके अपडेट आते हैं। ठीक है। एजुकेशन मटेरियल है, और एक इनकी वेबसाइट है openwho.org, वहाँ पर भी आपको सारे हेल्थ रिलेटेड मटेरियल मिलेंगे, इवन वीडियो, ऑडियो, PDF सब मिलेगा। ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड, वो वहाँ भी आप जाके अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन हेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ के ऊपर रिसर्च करने का भी काम ये लोग करते हैं। ठीक है ना, सर्विलेंस तो चलता रहता है, बट कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी ये लोग सेलेक्ट करते हैं और अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च करवाते हैं, ताकि नई नई जानकारी इकट्ठी की जा सके। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो क्रोनिक डिजीज़ है, चाहे वो कोई एक्यूट डिजीज़ है, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी में ये लोग रिसर्च करते रहते हैं, उनको पूरा सपोर्ट करते हैं रिसर्च करने के लिए, है ना, ताकि उसकी फाइंडिंग से हो सकता है ह्यूमैनिटी का भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो रिसर्च में भी काफ़ी काम ये करते हैं। WHO स्टिमुलेट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च वर्क। WHO क्या करती है, स्टिमुलेट भी करती है, लोगों को मोटिवेट करती है, अलग अलग कंट्रीज़ को, उनके डॉक्टर्स को, कि आप रिसर्च कीजिए, और उनको पेमेंट भी करती है, जिनसे रिसर्च स्कॉलर पैदा होते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी रिसर्च करेगा तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, अब टाइम जाएगा तो खाएगा पिएगा क्या, उसका परिवार कैसे पलेगा, तो उसके लिए स्कॉलरशिप WHO देती है कि आप अपना काम करो, पेमेंट हम करेंगे, है ना। ठीक है, और कोऑर्डिनेट भी करती है कि अगर उनको कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए रिसर्च के दौरान, वो भी उनको हेल्प करवाती है। इट हैज़ एस्टेब्लिश ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ WHO कोलेबोरेटिंग सेंटर्स फॉर गाइडिंग रिसर्च एक्टिविटीज़। और रिसर्च एक्टिविटीज़ को गाइड करने के लिए एक अपने सेंटर भी इन्होंने डेवलप किया हुआ है। इट ऑल्सो अवार्ड ग्रांट्स टू रिसर्च वर्क एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग द रिसर्च। और पैसा भी ये देती है इंडिविजुअल को भी और इवन इंस्टीट्यूशंस को भी। जैसे एम्स अगर मान लो कोई अपना रिसर्च कर रहा है, उसको भी पैसा WHO दे सकती है। ऐसे अलग अलग जो देश हैं, उन सब में जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उनको बजट ये एलोकेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसी। अब WHO अपना काम तो करती है, बट ये जो दूसरी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करती हैं। जैसे WHO कोऑर्डिनेट विद यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑर्डिनेट करती है, यूनिसेफ के साथ कोऑर्डिनेट करती है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, और इवन जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी जो सरकारें हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करती हैं, ताकि बेस्ट पॉसिबल हेल्थ सर्विसेज। माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।